वेलकम बच्चों। आज हम लोग डीजी स्कूल में देखेंगे विज्ञान की क्लास में, छठी क्लास के विज्ञान में हम लोग देखेंगे वायु जीवन के लिए आवश्यक है। एयर एसेंशियल फॉर लाइफ। आपने रस्सी पर या तार पर टंगे हुए कपड़े को हिलते हुए अवश्य देखा होगा। चलते हुए पंखे के नीचे अगर किताब रखे हो तो पन्ने को फड़फड़ाते हुए भी देखा होगा। आपने पेड़ों की पत्तियों को भी हिलते हुए देखा ही होगा। क्या आप जानते हो कि ऐसा किस कारण होता है? ये सभी कार्य गतिशील वायु की सहायता से होते हैं। इस गतिशील वायु को ही हवा कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे देखिए कि पंखा चलने पर किताब के पन्नों पर वायु का क्या प्रभाव पड़ता है। वायु हमारे जीवन को सहज बनाती है, वहीं दूसरी ओर यह हमें हानि भी पहुंचा सकती है। वायु की सहायता से निष्पावन या ऊष्मा विधि द्वारा हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से अलग करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफान के समय वायु काफी तेज गति से चलती है। कभी कभी वायु की गति इतनी तेज होती है कि यह पेड़ पौधों को भी उखाड़ देती है तथा कच्चे घरों के छप्परों को भी उड़ा ले जाती है। वायु का प्रभाव समझने के लिए आइए हम लोग एक फिरकी से खेलते हैं। चलिए एक फिरकी बनाइए। फिरकी के साथ बंद कमरे में जाइए। कमरे के पंखे को बंद कर दीजिए। क्या फिरकी की पत्तियां घूमती हैं? अब कमरे का पंखा चला दीजिए या फिरकी का डंडा पकड़कर खुले मैदान पर दौड़ जाइए। फिरकी को आगे पीछे करने से क्या होता है? क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को घूमने में कौन मदद करता है? इस क्रियाकलाप में हम पता चलाते हैं कि वायु जो है हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, जो फिरकी को घुमाती है। वायु हर जगह उपस्थित है। क्या आप जानते हैं कि वायु हर जगह उपस्थित है? आइए इसे भी एक क्रिया के द्वारा जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कांच की एक बोतल लीजिए। इसे उल्टा करके अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी एक बाल्टी या टब में डुबाइए। क्या पानी जो है बोतल में भरता है? अब बोतल को थोड़ा तिरछा कीजिए और देखिए कि क्या अब पानी बोतल में जा रहा है। बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर नजर आते हुए दिखाई देंगे एवं सनसनाहट जैसी आवाज भी सुनाई पड़ती है। बोतल तो खाली था। बोतल के अंदर क्या था और बुलबुले के रूप में बाहर क्या निकला? यह वायु थी जो बोतल में भरी थी। इससे यह पता चलता है कि बोतल खाली नहीं थी, बल्कि उसमें वायु भरी हुई थी। आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में थी तो पानी बोतल के अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि वायु को निकलने के लिए कोई जगह खाली नहीं थी। परंतु जब हम बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु के बुलबुले के रूप में जो है बोतल से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। वायु के निकलने से बोतल का जो भाग खाली होता है उस भाग पर पानी भर जाता है। इससे पता चलता है कि बोतल के अंदर वायु थी। इस क्रियाकलाप से यह भी पता चलता है कि हवा जो है वायु स्थान घेरती है। जब हम गुब्बारे फुलाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। इससे भी पता चलता है कि वायु जो है स्थान घेरती है और यह वायु हमारे चारों तरफ उपस्थित है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। और वायु का ना तो कोई रंग होता है और ना ही इसका कोई ना गंध होता है। और ये वायु जो है ये आर पार हम लोग इसको देख सकते हैं। अतः हम कहते हैं कि वायु पारदर्शी होती है। ये वायु जो है किन किन चीजों से बनी है? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है, परंतु विभिन्न प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। आइए इस मिश्रण के बारे में जो है हम लोग थोड़ा जानते हैं। यहाँ हम लोग एक चार्ट में देख रहे हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है ये नाइट्रोजन की है, जो ब्लू रंग से दिखाया गया है। और इसमें ग्रीन रंग से दिखाया गया है 21%। ऑक्सीजन है जो दूसरी सबसे बड़ी गैस पाई जाने वाली। 1% गैस जो है अदर गैस है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस है नाइट्रोजन है। वायु में जलवाष्प की उपस्थिति होती है। बरसात के दिनों में कागज पर नमक खुला रखने से कि कुछ समय के बाद क्या होता है, आप पाइएगा कि नमक के आसपास का कागज गीला हो गया है।
कागज को गीला करने के लिए पानी कहाँ से आया? क्या पानी नमक से निकला? नहीं, पानी वायु से आया, जो जलवाष्प के रूप में उपस्थित था। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है, तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है और जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। अब बतलाइए कि ठंडे शरबत वाले गिलास से के बाहरी परत पर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती है? या फिर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स जब पीते हैं, हाथ में रखते हैं, तो हाथ के बाहर जो है, हाथ पानी से हथेली पानी से भीग जाता है। ऐसा क्यों होता है? बरसात के दिनों में नमकदानी से नमक आसानी से क्यों नहीं गिरता? क्योंकि हवा में वाष्पकण होते हैं, पानी के कण होते हैं, जो बोतल के बाहरी परत के ठंडा होने के कारण संघनित हो जाते हैं और पानी का रूप धारण कर लेते हैं और हमारी हथेली भीग जाती है या गिलास के बाहर पानी आ जाता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं इस प्रयोग में कि वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यानी हवा में जो है ऑक्सीजन होता है। जैसे हम लोग देखे चार्ट में कि 21% हवा होती है। इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए तीन समान आकार की मोमबत्ती को जलाइए। एक मोमबत्ती को छोटे गिलास से, दूसरे मोमबत्ती को बड़े गिलास से ढकिए एवं तीसरी मोमबत्ती को खुला रखिए। कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे? जिस मोमबत्ती को छोटे गिलास से ढका गया है वह जल्दी बुझ जाती है। बड़े गिलास से ढकी मोमबत्ती कुछ देर के बाद बुझती है, जबकि जिस मोमबत्ती को नहीं ढका गया है वह जलती ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। वायु का एक अवयव जो है ऑक्सीजन है, जो वायुमंडल में 21% है। प्रयोग में लाए गए गिलास में वायु एक सीमित मात्रा में थी। जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा उपयोग कर ली गई, तो मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती को अधिक ऑक्सीजन मिली, इसलिए वह ज्यादा देर तक जलती रही, जबकि तीसरी मोमबत्ती तो खुली वायु में रखी हुई थी, उसको ऑक्सीजन हमेशा मिलती रही, इसलिए वह अंत तक जलती ही रही। तो इस तरह से हम लोग जाने कि हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि वायु में नाइट्रोजन भी होती है, जो बहुत संख्या में होती है ना। 78% भाग जो है वायु में नाइट्रोजन की है। आइए इसे भी जानने के लिए एक प्रयोग और करते हैं। मोमबत्ती को बुझने के बाद भी वायु का एक बड़ा भाग जो है अब भी गिलास में रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। वायु का सबसे बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ, यह क्या था? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा वायु में अधिक मात्रा में होती है और यह वायु का लगभग 4/5 भाग घेरती है। हमने देखा कि 78% नाइट्रोजन होता है। अब सोचो, यदि वायु में केवल ऑक्सीजन गैस ही रहती, तो एक जगह अगर आग लग जाती, तो हर जगह आग क्या होता? फैल जाता। और आग पर जो है नियंत्रण पाना क्या संभव हो पाता? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार यदि वायु में सिर्फ नाइट्रोजन गैस रहती, तो क्या होता? जीव जंतुओं को सांस लेना मुश्किल होता और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता। क्या ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन की मात्रा घटती है? आपको अनुभव होगा कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहने पर सांस लेना अत्यधिक कठिन हो जाता है और हमें तेजी से सांस लेना पड़ता है। आपने पहाड़ चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हुए देखा होगा। इसका कारण है कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित होती है। अब बतलाइए, रोगियों को अस्पताल में श्वसन के लिए ऑक्सीजन मास्क क्यों लगाया जाता है? क्योंकि मरीज को उस समय ऑक्सीजन श्वसन के लिए चाहिए, है ना। इसलिए ऑक्सीजन अगर हम लोग मास्क नहीं लगाएंगे, तो ऑक्सीजन जो है कि वह पूरी तरह से खींच नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन की संख्या है। अब हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है। जाड़े के दिनों में कुछ लोग बंद कमरों में लकड़ियां जलाकर आग सेकते हैं। ऐसे कमरे में कुछ समय बाद घुटन महसूस होने लगती है। इसका कारण है
कि लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमरे में एकत्रित हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। आप जानते हैं कि सभी जीव जंतु जो है श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे एवं जीवों के सड़ने गलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी समझ गए। अब जो है हम लोग देखते हैं कि वायु में धूलकण की भी उपस्थिति होती है क्या? धूलकण, अब इसके लिए भी एक प्रयोग करते हैं हम लोग। अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाकर उसके प्रकाश को ध्यान से देखिए। टॉर्च के प्रकाश में चमकते हुए कुछ कण हवा में इधर उधर तैरते हुए दिखाई देने लगते हैं। यह चमकते हुए कण धूल कण है। इससे यह पता चलता है कि वायु में धूलकण भी उपस्थित रहते हैं। चलिए इसे भी एक क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अपने विद्यालय या घर में धूप वाले कमरे के सारे दरवाजे एवं खिड़कियां बंद कर दीजिए तथा पर्दे डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दीजिए। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर एक के दरवाजे पर या खिड़की को थोड़ा सा खोलिए, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के समान कमरे में प्रवेश करे। अंदर आती हुई सूर्य की किरणें को आप सावधानी पूर्वक देखिए। आपको सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूमते हुए नजर आएंगे। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय और स्थान के साथ साथ बदलते रहते हैं। इन्हें भी जानिए। हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं। हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं एवं श्लेष्मा जो है लसलसा पदार्थ भी जो है नाक के अंदर होता है, जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। अब बतलाइए, हमारे बड़े बुजुर्ग मुंह से सांस लेने के लिए हमें क्यों मना करते हैं? समझ में आ गया। पारदर्शी शीशी के खिड़कियों को नियमित रूप से साफ नहीं किया जाए तो वहां पर जो है धुंधली परत सी जम जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये भी हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब तक आपने वायु की संरचना के बारे में जाना है। क्या इसके घटकों की मात्रा जो है अलग अलग होती है? इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो पहले हम लोग देखे थे। वायु की संरचना। वायु में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा मिलकर जो है 99% होती है ना, जिसमें नाइट्रोजन वायु का लगभग 4/5 भाग घेरता है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण एवं अन्य गैसें होती हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है, इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ी सी मिट्टी एक कांच के बीकर में रखिए। इस बीकर में पानी डालिए और इसे ध्यान से देखिए। पानी में वायु के बुलबुले ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। ये वायु जो है कहाँ से आते दिखाई देते हैं? मिट्टी में भी वायु के कण होते हैं। इससे पता चलता है कि मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है एवं उन कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है यानी छिद्र होता है, उसमें क्या होती है? हवा रहती है। जब जल इन छिद्रों में प्रवेश करता है तो वहां की वायु बुलबुला बनकर क्या होती है? बाहर आती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में जब ज्यादा वर्षा होती है तो मिट्टी में उपस्थित वायु जो है बाहर आ जाती है और इससे इसमें रहने वाले छोटे छोटे जीव जो हैं वो वायु की खोज में भी बाहर आ जाते हैं। क्योंकि उन जीवों को भी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि सभी जीव जो है ऑक्सीजन सांस के लिए जरूरी है। वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको। यदि मिट्टी में वायु ना रहे तो मिट्टी के अंदर कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता। आप जानते हैं कि जो जीव पानी में रहते हैं ये श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। आपने मछली का गलफड़ तो देखा ही होगा। गलफड़ से ही जो है ये मछलियां श्वसन करती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि केंचुए जो हैं ज्यादातर बरसात के मौसम में क्यों दिखाई देते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है, इस पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन जो है स्वयं बनाती है और यह क्रिया ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। पौधे श्वसन
में ऑक्सीजन का उपयोग भी करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जंतु भी श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पौधे एवं जंतु किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब देखिए यहाँ पर वायु का क्या-क्या उपयोग हम लोग करते हैं। आप जान चुके हैं कि वायु सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर क्या आप जानते हैं कि वायु का अन्य उपयोग भी है? क्या आपने पवन चक्की का नाम सुना है? तेज वायु जो है पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने और आटा चक्की को चलाने के लिए होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु के अन्य कार्य जो है इस प्रकार हैं। वायु बादल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, जिससे विभिन्न स्थानों पर बारिश होती है। वायु जो है वह पौधे के बीजों को इधर-उधर फैलाने में भी सहायक होती है। यह पक्षी, चमगादड़ एवं कीटों को उड़ने में भी मदद करती है। यह अन्य कणों को अन्य कणों को जो है भूसा से अलग करने में भी सहायता प्रदान करती है। यह नावों को खेने में भी मदद करती है। ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में भी सहायता करती है। पेड़-पौधों का क्या महत्व है? देखते हैं हम लोग। सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़-पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल को देते हैं। इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इस अध्याय में क्या-क्या सीखे इसको जल्दी से जानने का प्रयास करेंगे। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसका अनुभव कर सकते हैं। वायु जो है स्थान घेरती है। वायु जो है पारदर्शी होती है। वायु सभी पेड़-पौधों एवं जीव-जंतुओं के लिए आवश्यक है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण एवं कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। जल तथा मिट्टी में भी वायु उपस्थित होते हैं। वायु के 4/5 भाग नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन वायु के मुख्य घटक हैं और वायु के अनेक उपयोग भी हैं। चलिए इस पाठ में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। अब हम लोग जो है कि इसके अभ्यास की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं इनमें से सही शब्द का जो है चयन करके रिक्त स्थानों में पूर्ति करना है, रिक्त स्थान को भरना है। पहला नंबर है पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत को खाली स्थान कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। सभी जंतु श्वसन में वायु से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। अब तीसरा है जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? जलने में ऑक्सीजन गैस ही सहायक होती है। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। वायु में सबसे अधिक खाली स्थान गैस है, नाइट्रोजन गैस है।